वे सभी पूरी तरह जोश में भरे हुए थे। काराक अब भी नयत्रा को उठाए हुए था और रास्ते में आने वाले दुश्मनों को मुक्कों से उड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दुश्मनों का कोई अंत ही नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि नयत्रा उसके हाथ से निकलकर भाग चुकी थी। ये देखकर वो पूरी तरह झुंझला गया। उधर हॉल का हाल पूरी तरह बिखर चुका था। हर तरफ चट्टानें गिर रही थीं और मलबा फैल चुका था। श्रोत्रा ने तुरंत पहचान लिया कि पैरेटस बर्बेरियन किंग का छोटा भाई था और बर्बेरियंस के सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक था। उसे तुरंत समझ आ गया कि पैरेटस की मार्शल प्रावेस कम से कम किसी हाई रैंकिंग इंटरमीडिएट क्लास जनरल के बराबर थी। दोनों के मुक्के बीचों बीच आपस में टकराए। श्रोत्रा समझ गया कि इस लड़ाई में एक पल की भी लापरवाही सीधा मौत का कारण बन सकती थी। एक दूसरे पर भारी पड़ने की कोशिश में दोनों मुक्कों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसका इम्पैक्ट पूरे हॉल में गूंज उठा। दोनों पीछे की ओर जोर से उछल गए। श्रोत्रा ने मन ही मन माना कि पैरेटस की ताकत सचमुच बेहद खतरनाक और असाधारण थी। उसने तुरंत व्हाइट सुरी छोड़ दी, लेकिन पैरेटस ने उसे एक ही वार में किनारे उछाल दिया और तिरस्कार भरे स्वर में बोला, बस इतनी सी ताकत, कितना दयनीय है। वो श्रोत्रा का मजाक उड़ाते हुए बोला, इतने कमजोर स्किल्स के साथ तू मुझे चुनौती देने चला है। लेकिन श्रोत्रा बिना हिले वहीं खड़ा रहा, यहां तक कि जब पैरेटस का मुक्का उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसी पल श्रोत्रा ने ब्लिंक इस्तेमाल किया। एक ही क्षण में वो गायब होकर सीधे पैरेटस के पीछे पहुंच गया और तुरंत पलट वार कर दिया। वार करते हुए उसने कहा, अगर मेरे स्किल्स कमजोर भी हैं तो उससे फर्क क्या पड़ता है। पैरेटस समझ ही नहीं पाया कि अभी अभी हुआ क्या था। उसी दौरान श्रोत्रा का मुक्का सीधे उसके शरीर पर जा लगा। हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सामने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर मैं उसके हर वार से बचता रहूं तो वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर श्रोत्रा हवा में उछल गया और ऊपर से लगातार हमलों की बारिश कर दी। पैरेटस उन सभी वारों को सीधे झेलता रहा। हर मुक्का लगने पर वो दांत भींच लेता, लेकिन पीछे नहीं हटा। अचानक श्रोत्रा ने एक बार फिर ब्लिंक इस्तेमाल किया। इस बार वो पल भर में पैरेटस के पीछे पहुंचा और उसकी पीठ पर बिजली जैसी तेज किक मार दी। पैरेटस ने किसी तरह उस वार को रोक लिया, लेकिन अगले ही पल उसने तुरंत हमला करने की मुद्रा अपना ली। अब वो सचमुच झुंझला चुका था। गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, भागना बंद कर, सामने से लड़। उसने पूरी ताकत से श्रोत्रा पर मुक्का चलाया, लेकिन श्रोत्रा पहले ही वहां से हट चुका था। उसका मुक्का सीधे जमीन पर जा लगा। अगले ही पल जबरदस्त धमाका हुआ। चारों तरफ मलबा उड़ गया और पूरी जमीन में गहरी दरारें फैल गईं। पैरेटस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जमीन इस तरह धंस जाएगी। श्रोत्रा ने उसे देखकर कहा, लगता है तुम्हारा सब्र बहुत कम है। फिर उसने ठंडे स्वर में घोषणा की, अब इस लड़ाई का अंत करने का समय आ गया है। श्रोत्रा की बात सुनकर पैरेटस एक पल के लिए चौंक गया। श्रोत्रा बोला, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। उसके गॉन्टलेट के अंदर जबरदस्त ऊर्जा इकट्ठा होने लगी। ये था अर्थ शेकर अवेकनिंग। अगले ही पल उसने अपनी अल्टीमेट टेक्निक इस्तेमाल की, डिस्ट्रक्शन बर्स्ट। भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और विनाशकारी हमला सीधे पैरेटस से जा टकराया। पैरेटस ने पूरा वार सीधे झेला और उसके मुंह से खून निकल आया। वो जबरदस्त ताकत से नीचे की ओर उड़ गया। हमले की शक्ति इतनी भयानक थी कि वो फर्श की कई परतों को तोड़ता हुआ जमीन के काफी अंदर तक धंस गया। लेकिन श्रोत्रा ने हमला यही नहीं रोका। वो लगातार अपनी ताकत उस पर दबाता रहा। उस टक्कर का असर इतना जबरदस्त था कि उसकी कंपन ऑक्शन हाउस के बाहर तक महसूस हुई। ये महसूस करते ही फेलिशिया समझ गई, ये श्रोत्रा है। कुछ ही पलों में पूरा हॉल धुएं और धूल से भर गया। श्रोत्रा ने राहत की सांस ली। हालांकि वो जानता था कि पैरेटस अभी मरा नहीं था, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं बढ़ा था। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी पैरेटस को हराना उसका असली मकसद कभी था ही नहीं। उसने सोचा कि फिलहाल यहीं रुकना बेहतर होगा, बाकी हिसाब अगली बार पूरा कर लिया जाएगा। वो टूटी हुई चट्टानों पर छलांग लगाता हुआ हॉल के दूसरी तरफ पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि काराक नयात्रा को लेकर सुरक्षित निकल गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना मैप देखा, उसे पता चला कि उसके अलावा अभी भी एक और इंसान इमारत के अंदर मौजूद था। वो थी नयात्रा। नयात्रा ने तुरंत अपनी ब्लेड उसकी गर्दन पर रख दी और ठंडे स्वर में बोली, हिलो मत। उसने श्रोत्रा पर आरोप लगाया कि उसने वही चीज उठा ली है जो अभी थोड़ी देर पहले जमीन पर गिरी थी। श्रोत्रा एक पल के लिए उलझ गया। नयात्रा ने सख्त आवाज में कहा, क्रिम्सन टीयर्स का जूल मुझे दे दो। तभी श्रोत्रा को पूरी बात समझ में आ गई।
उसने तीसरी बार ब्लिंक इस्तेमाल किया और एक ही पल में नायात्रा के पीछे पहुंच गया। अब उसे एहसास हुआ कि नायात्रा ऑक्शन हाउस में जूल ऑफ क्रिम्सन टीयर्स के लिए आई थी। नायात्रा पूरी तरह चौंक गई। उसी पल शुत्रा को आगे होने वाली घटनाएं याद आ गईं। अगर सब कुछ पहले जैसा ही रहा तो नायात्रा जल्द ही पकड़ी जाएगी और गुलाम बना दी जाएगी। नायात्रा अब उससे बुरी तरह चिढ़ चुकी थी। वो तुरंत पलटी और उस पर हमला करते हुए गुस्से में बोली, तुम कैसी बेकार बातें कर रहे हो? लेकिन शुत्रा ने उसके डैगर को अपने हाथ से ही रोक लिया। नायात्रा गुस्से से चिल्लाई, ऐसे बात करना बंद करो जैसे तुम मुझे जानती हो। तभी शुत्रा ने एक शब्द कहा, लापिसेरिया। ये सुनते ही नायात्रा पूरी तरह सन्न रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। हैरानी से उसने पूछा, तुम ये नाम कैसे जानते हो? शुत्रा जानता था कि सक्यूबस अपनी पूरी जिंदगी में अपना ट्रू नेम सिर्फ एक ही बार बताती हैं, और वो भी सिर्फ उसी इंसान को जिससे उन्होंने सच्चे दिल से प्यार किया हो, क्योंकि ट्रू नेम अपने आप में एक शक्तिशाली मैजिक होता है। जो भी उस नाम को जान ले, उसके सामने वो पूरी तरह विरोध नहीं कर सकती। घबराई हुई नायात्रा ने पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? लेकिन उनकी बातचीत पूरी भी नहीं हो पाई थी कि तभी काराग जोर जोर से चिल्लाता हुआ वहां आ पहुंचा। उसके पीछे दुश्मनों की पूरी भीड़ लगी हुई थी। वो हाफते हुए बोला, प्रिंस जल्दी मदद करो, दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। नायात्रा ने पहली बार काराग को शुत्रा को प्रिंस कहते सुना। वो तुरंत उसके बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन शुत्रा ने कहा, हम अपना परिचय बाद में देंगे। शुत्रा ने काराग की तरफ एक चीज उछाल दी। वो एक एक्स थी। उसे देखते ही काराग की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी पकड़ ली और खुशी से चिल्लाते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ा। लड़ते हुए उसने शुत्रा का धन्यवाद भी किया। उधर नायात्रा अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यहां चल क्या रहा है। तभी शुत्रा को याद आया कि वो ज्वेल ऑफ क्रिम्सन टीयर्स ढूंढ रही थी। उसने कहा, पहले उस ज्वेल वाली बात खत्म कर लेते हैं, फिर आराम से बाकी बातें करेंगे। नायात्रा ने शक भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। पीछे दुश्मनों की भीड़ अब भी लगातार हमला कर रही थी और उनकी गरज पूरे इलाके में गूंज रही थी। आखिरकार नायात्रा ने शुत्रा की बात मान ली। वो भी उसके साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ने लगी। कुछ समय बाद आखिरकार पूरा माहौल शांत हो गया। तो उधर कैटलिन और फेलिसिया भी लड़ाई खत्म होने के बाद एक दूसरे से आ मिली। तभी किसी ने उन्हें आवाज दी। वो शुत्रा था। वो काराग और नायात्रा को साथ लेकर उनके पास पहुंचा। फेलिसिया अभी भी चिंतित थी। उसने बताया कि कुछ देर पहले उसने एक बहुत बड़ा धमाका सुना था। उसने पूछा, वहां आखिर हुआ क्या था? शुत्रा ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब दिया, मेरी पैराटस से लड़ाई हो गई थी। ये सुनते फेलिसिया चौंक गई। वो जानती थी कि पैराटस बारबेरियन किंग का छोटा भाई था। उसने हैरानी से पूछा, मतलब उन्होंने सिर्फ ऑक्शन हाउस पर नहीं बल्कि पूरे टाकार पर हमला कर दिया? शुत्रा ने सिर हिलाते हुए कहा, लगता है उनका असली निशाना ऑक्शन में मौजूद आइटम्स थे। इतने में फेलिसिया की नजर शुत्रा के पीछे खड़ी लड़की पर पड़ी। उसने पूछा, ये तुम्हारे पीछे कौन खड़ी है? शुत्रा ने उसका परिचय कराते हुए कहा, ये नायात्रा है। कुछ खास परिस्थितियों की वजह से फिलहाल ये कुछ समय तक हमारे साथ सफर करेगी। फेलिसिया ने उसे ध्यान से देखा और तुरंत पहचान लिया कि वो एक सक्यूबस थी। अब फेलिसिया को शक होने लगा कि शुत्रा की टाकार आने की असली वजह एक सक्यूबसी थी। लेकिन तभी उनकी बात बीच में ही रुक गई। गाइड घबराया हुआ दौड़ता हुआ उनके पास आया और जोर से बोला, मुसीबत हो गई है। फेलिसिया ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? तभी उन्हें खबर मिली कि बारबेरियन आर्मी ने सीमा पार कर ली थी। ये सुनते ही शुत्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो पूरी तरह हैरान और गंभीर हो गया। सबने गाइड से पूछा, क्या यह खबर पक्की है? फेलिसिया ने दोबारा पुष्टि करते हुए पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि बारबेरियंस ने सचमुच हमला शुरू कर दिया है? गाइड ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हां, मुझे पूरा यकीन है। उसने आगे बताया कि हमने ये भी पुष्टि कर ली है कि बारबेरियन किंग खुद भी इस अभियान में शामिल है। ये सुनकर फेलिसिया स्तब्ध रह गई। उसने अविश्वास से दोबारा पूछा कि बारबेरियन किंग भी खुद आया है? फिर उसने तुरंत पूछा, अभी की स्थिति क्या है? गाइड ने बताया, जनरल बंडाल अपनी सेना के साथ उन्हें रोकने निकल चुके हैं। बहुत जल्द हमें भी सहायता के लिए बुलावा आने की संभावना है। फेलिसिया चिंतित हो गई। उसे पता था कि उनकी रीएनफोर्समेंट फोर्स अभी तक पहुंची भी नहीं थी। उधर शुत्रा के दिमाग में पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि पैराटिस की वो लापरवाह चोरी असल में सिर्फ चोरी नहीं थी। उनकी पूरी योजना एक ही समय में एवियन और ऑक्शन हाउस दोनों पर वार करने की थी।
और साथ ही गोल्डन हेलमेट भी हासिल करना था। यही उनका असली प्लान था। ये सोचकर शुत्रा ने गहरी सांस छोड़ी। स्थिति उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा उलझ चुकी थी। वो जानता था कि बारबेरियन किंग केरातिस भविष्य में यानी साल 515 में ज़ेफर जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी बेहद खतरनाक दुश्मन साबित हुआ था। लेकिन इस समय अभी साल 512 चल रहा था, यानी उस घटना से पूरे 3 साल पहले। शुत्रा मन ही मन सोचने लगा, क्या मैं सचमुच अभी केराटिस का सामना कर पाऊंगा? उधर नायात्रा एक कमरे के अंदर बैठी हुई थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने उसकी तरफ देखा। अंदर आने वाला कोई और नहीं, शुत्रा था। अंदर आते ही उसने कहा, माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। उसने समझाया, अचानक हालात बहुत खराब हो गए थे, इसलिए मुझे देर हो गई। नायात्रा ने शांत स्वर में जवाब दिया, कोई बात नहीं। फिर उसने पूछा, अब क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे? शुत्रा उसके सामने बैठ गया। नायात्रा का पहला सवाल वही था, तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता है? शुत्रा ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समझाना भी मुश्किल होता है और समझना भी। ये सुनकर नायात्रा और भी उलझ गई। उसने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? शुत्रा ने एक बार फिर माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हें सब कुछ जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। फिर उसने विनम्रता से कहा, बस मुझे थोड़ा और समय दे दो। नायात्रा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर साफ निराशा दिखाई दे रही थी। फिर उसने धीरे से पूछा, अगर इतना भी नहीं बता सकते तो कम से कम ये तो बताओ कि मुझे यहां क्यों लाए हो? शुत्रा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। उसने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी अधीनस्थ बनो। नायात्रा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसने पूछा, क्या? एक बार फिर से कहो। शुत्रा ने भरोसा दिलाते हुए कहा, कॉम्पनसेशन की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें उचित भुगतान करूंगा। मैं तुम्हें अपनी रॉयल एस्कॉर्ट नाइट के रूप में नियुक्त करना चाहता हूं। लेकिन नायात्रा ने बिना एक पल गवाए तुरंत मना कर दिया। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ये प्रस्ताव ठुकराना पड़ेगा। उसने वजह बताते हुए कहा, घर पर मेरा छोटा भाई बहन मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही शुत्रा ये उसे बीच में रोक दिया। वो अचानक बोला, ये बात सही नहीं हो सकती। फिर उसने कहा, तुम्हारा कोई भाई बहन है ही नहीं। ये सुनते ही नेत्रा घबरा गई। शुत्रा आगे बोला, जब तुम बहुत छोटी थी तभी तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद तुम अकेली बड़ी हुई हो। तुम्हारा कोई भाई या बहन कभी था ही नहीं। ये सुनकर नेत्रा बुरी तरह कांप उठी। हिलते हुए स्वर में उसने पूछा, तुम मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? कुछ पल बाद उसने स्वीकार किया, अब मुझे सचमुच तुमसे डर लगने लगा है। शुत्रा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे साथ रहो। फिर उसने वादा किया, एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार नायात्रा ने सिर हिलाया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी रॉयल एस्कॉर्ट नाइट बनने की कोशिश करूंगी। ये सुनकर शुत्रा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नायात्रा भी जानती थी कि अगर वो अभी मना करके चली जाती तो शायद कभी चैन से नहीं जी पाती, क्योंकि शुत्रा पहले ही उसके बारे में इतनी बातें जान चुका था जिन्हें किसी और को पता होना ही नहीं चाहिए था। फिर उसने एक और सवाल पूछा, लेकिन तुम मुझे अपना गार्ड कैसे रख सकते हो जबकि तुम्हें ये तक नहीं पता कि मैं कहां से आई हूं? शुत्रा मुस्कुराया और बोला, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ये सुनते ही नेत्रा का चेहरा शर्म और झेप से लाल हो गया। वो जल्दी से बोली, ऐसी बातें कहना बंद करो। शुत्रा ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, अच्छा है। फिर उसने कहा, तो चलो नाइट कमीशन की प्रक्रिया अभी यहीं पूरी कर लेते हैं। इतना कहकर उसने अपनी तलवार बाहर निकाल ली। नायात्रा हैरान होकर पूछ बैठी, अचानक तलवार क्यों निकाल ली? क्या ये किसी तरह का मैजिक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है? शुत्रा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया है। फिर उसने कहा, काराग भी इसी प्रक्रिया से गुजरा था, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर नायात्रा धीरे से घुटनों के बल बैठ गई और उसी क्षण नाइटिंग सेरेमनी शुरू हो गई। शुत्रा ने उसका नाम लिया और अपनी तलवार से उसके दोनों कंधों को हल्के से छूते हुए घोषणा की कि आज से वो उसकी नाइट है। अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी ने नायात्रा को पूरी तरह घेर लिया। वो हैरान रह गई। रोशनी लगातार तेज होती गई। फिर देखते ही देखते वो एक विशाल प्रकाश स्तंभ में बदल गई, जो छत को चीरता हुआ सीधे आसमान तक जा पहुंचा। उसी समय ज़ेफर एक अंधेरे गलियारे से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर अचानक आसमान में चमकती उस तेज रोशनी पर पड़ी। वो किसी चमकते हुए तारे की तरह पूरे आसमान में जगमगा रही थी। उसी पर डेमन किंग मन ही मन सोच रहा था कि किस्मत अब बदल चुकी है। वो जानना चाहता था कि ये बदलाव आखिर क्या नतीजा लाएगा और किस्मत को वास्तव में कितनी हद तक बदला जा सकता है। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वाइन का गिलास उठाया और समिता को याद किया। वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या तुम देख रही हो, हमारा बच्चा इस दुनिया को कितना बदलने वाला है।
जिस बच्चे की वो बात कर रहा था वो था शुत्रा। उधर हमारे मेन कैरेक्टर के पास नाइट बनने की सेरेमनी पूरी होते ही सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, किंग्स नाइट्स लेवल। अब उसके किंग्स नाइट्स की अधिकतम संख्या 3 से बढ़कर 5 हो गई। उसे एक नया स्किल भी मिला, क्रेस्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट लेवल 1। साथ ही उसका कॉन्क्वेस्ट लेवल भी बढ़ गया। सेरेमनी पूरी होने के बाद शुत्रा के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। अब से नायात्रा आधिकारिक तौर पर उसकी नाइट बन चुकी थी। उस रात ग्रीनविंड शुत्रा के पास आई और बोली कि मैं भी तुम्हारी नाइट बनना चाहती हूं। उसने समझाया कि मैं पहले से ही तुम्हारी हूं, लेकिन मेरा रिश्ता काराक या उस सक्यूबस जैसा नहीं है। मैं भी बिल्कुल उनकी तरह तुम्हारी नाइट बनना चाहती हूं। शुत्रा थोड़ा हिचकिचाया। उसने पूछा कि क्या इसकी सच में जरूरत है, लेकिन ग्रीनविंड बार बार एक ही बात दोहराने लगी कि मैं बनना चाहती हूं, मैं बनना चाहती हूं। शुत्रा ने थोड़ा सोचकर हिसाब लगाया, अगर वो आगे चलकर बंडाल को भी नाइट बना देता तब भी उसके पास एक स्लॉट खाली बचता। इसलिए उसने आखिरकार हामी भर दी। उसी समय फेलिसिया ने आवाज लगाई कि शुत्रा, जरा 1 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी ग्रीनविंड जोर से हंस पड़ी। वो गर्व से बोली कि अब मुझे किसी भी चीज की बिल्कुल चिंता नहीं रही। वो अपने माथे पर बने मार्क की ओर इशारा कर रही थी। नायात्रा ने उसे हैरानी से देखा। फेलिसिया ने भी उलझकर पूछा कि ग्रीनविंड, अब चिंता नहीं रही से तुम्हारा मतलब क्या है? तभी शुत्रा बोला कि टाइमिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि उसे भी फेलिसिया से एक जरूरी बात करनी थी। उसने बताया कि आज से नायात्रा ने आधिकारिक तौर पर उसकी रॉयल एस्कॉर्ट गाइड बनने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर फेलिसिया थोड़ी हैरान रह गई। उसने माना कि ये सब उसके लिए काफी अचानक था, इसलिए वो कुछ पल चुप रहकर सोचती रही। फिर उसने शुत्रा से कहा, अगर ये तुम्हारा फैसला है तो इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें ही ठीक से निभानी होगी। शुत्रा ने मुस्कुराकर उसका धन्यवाद किया। इसके बाद फेलिसिया ने कहा कि उसने सुना है शुत्रा ऑक्शन हाउस से कई ऑक्शन आइटम्स अपने साथ ले आया था। उसने पूछा, क्या ये सच है? शुत्रा ने बिना छिपाए हाँ में जवाब दिया, लेकिन साथ ही पूछा, लेकिन तुम अचानक ये क्यों पूछ रही हो? इतना सुनते ही फेलिसिया की शंका पक्की हो गई। उसके चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ गई। वो थोड़ा आगे झुकी और बोली, तो क्या तुम मुझे वो सारे आइटम्स दिखा सकते हो? कुछ ही देर बाद जैसे ही उसने देखा कि कमरे में क्या रखा है, वो पूरी तरह दंग रह गई। पूरा कमरा तरह तरह के कीमती ट्रेजर से भरा हुआ था। फेलिसिया ने शुत्रा की तरफ देखकर कहा, तुम में सच में बहुत हिम्मत है, इतनी सारी चीजें उठा लाए। शुत्रा ने शांत होकर जवाब दिया, उन्हें पराठस के हाथों चोरी होने देने से तो यही बेहतर था। तभी फेलिसिया की नजर एक सुनहरे हेलमेट पर पड़ी। उसने पूछा, क्या यही वो चीज है जिसके लिए पराठस ऑक्शन हाउस में आया था? शुत्रा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, ये हेवनली ड्रैगन किंग का गोल्डन हेलमेट है। उसने समझाया, ये एक पवित्र सेक्रेड आर्टिफैक्ट है जो किसी राजा के अधिकार का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इसे कभी महान लेजेंडरी बर्बेरियन किंग पहनता था। फेलिसिया ने कहा, यानी ये किसी क्राउन की तरह है। फिर उसने आगे कहा, अगर ऐसा है तो ये किसी न किसी तरह भविष्य में जरूर काम आएगा। शुत्रा उसकी बात का मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाया। तब फेलिसिया ने उसे गंभीर होकर चेतावनी दी, बस एक बात का ध्यान रखना, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये हेलमेट तुमने चोरी छिपे अपने पास रखा है। उसने आगे कहा, अगर वोल्केनस, जो ऑक्शन हॉल का मैनेजर है, उसे इसकी भनक लग गई तो मामला बहुत ज्यादा उलझ जाएगा। शुत्रा ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। अगले दिन सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए और गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए। फेलिसिया ने सबसे पहले बारबेरियन किंग के हमले से जुड़ी ताजा जानकारी सबको दी। इसके बाद उसने कहा, अभी के लिए हमारा पहला लक्ष्य सीधे ईवियन जाना नहीं है। सबसे पहले हमें रैली पॉइंट पर पहुंचकर रीइंफोर्समेंट आर्मी से मिलना होगा। उसके मुताबिक डार्क एल्व्स की सेना तब तक वहां पहुंच चुकी होगी, जबकि लायंथ्रोप्स की सेना दोपहर तक वहां आकर उनसे जुड़ जाएगी। उन्होंने तय किया कि कल खरीदी गई सारी सप्लाईज भी अपने साथ लेकर चलेंगे। फेलिसिया ने सभी से कहा, चाहे कुछ भी हो, हम दोपहर में रैली पॉइंट से निकलकर वापस ईवियन की ओर रवाना होंगे, इसीलिए सब लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी पूरी कर लें। बाकी सभी ने सहमति जताई। समझ गए, आप चिंता मत कीजिए। फेलिसिया के निर्देशों के अनुसार सभी ने अपनी तैयारियां पूरी की और टकार से रवाना हो गए। कुछ ही समय बाद वे लोग रैली पॉइंट पहुंच गए। वहां छोटे बालों वाली एक एल्फ उनके पास आई। उसने उनका स्वागत करते हुए कहा कि यहां तक पहुंचने में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी होगी। फिर उसने आदरपूर्वक छठी राजकुमारी फेलिसिया को प्रणाम किया। उस महिला का नाम था अलीटा डूमब्लेड। उसे देखते ही फेलिसिया खुशी से उसके पास गई और बोली, आंटी, आपको फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा।
अलीटा मुस्कुराई और पूछा, कैसी हो तुम? शुत्रा ने अलीटा को तुरंत पहचान लिया। नाइट सागा में वही आखिरी एस्कॉर्ट नाइट थी जिसने अंत तक फेलिसिया की रक्षा की थी। उसे याद आया कि गेम में उसने अलीटा को हमेशा गंभीर चेहरे के साथ ही देखा था, लेकिन आज उसे मुस्कुराते हुए देखकर शुत्रा को मानना पड़ा कि मुस्कुराते हुए वो कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। समय बीतता गया और दोपहर के थोड़ी देर बाद आखिरकार लाइनथ्रोप्स की सेना भी वहां पहुंच गई। कुल मिलाकर लगभग 400 सैनिक रीइंफोर्समेंट के रूप में आए थे। संख्या बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन मौजूदा हालात और जल्दबाजी को देखते हुए ये पर्याप्त थी। तभी मोर्चे से एक अर्जेंट रिपोर्ट पहुंची। अलीटा वो रिपोर्ट लेकर सीधे फेलिसिया के पास आई। रिपोर्ट में लिखा था कि दुश्मन ने एक साथ कई स्ट्रांग होल्ड्स पर हमला शुरू कर दिया है। ये सुनकर फेलिसिया चौंक गई। क्या हमला शुरू भी हो चुका है? अलीटा ने अलग अलग स्ट्रांग होल्ड से आई रिपोर्टों के आधार पर बताया, ऐसा लग रहा है कि दुश्मन अपनी मुख्य सेना से जनरल बंडाल की फौज को व्यस्त रख रहा है, जबकि साथ ही कई स्पेशल टास्क फोर्सेस को अलग अलग स्ट्रांग होल्ड्स पर कब्जा करने के लिए भेज दिया गया है। उसने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो जनरल बंडाल पूरी तरह दुश्मनों के बीच घिर सकते हैं और बाकी सेना से कट सकते हैं। फेलिसिया ने तुरंत पूछा, जिस स्ट्रांग होल्ड से ये अर्जेंट रिपोर्ट आई है उसके सबसे नजदीक कौन सा स्ट्रांग होल्ड है? अलीटा ने जवाब दिया, 7th स्ट्रांग होल्ड। लेकिन अगर हम इसी वक्त भी निकल जाएं, तब भी वहां पहुंचने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। ये सुनते ही माहौल गंभीर हो गया। फेलिसिया समझ गई कि अगर उन्हें वहां पहुंचने में 2 दिन लग गए तो तब तक शायद वो स्ट्रांग होल्ड दुश्मनों के हाथों गिर चुका होगा। शुत्रा ने तुरंत निष्कर्ष निकाला कि अब एक पल भी बर्बाद करने का समय नहीं है, उन्हें तुरंत निकलना होगा। लेकिन उससे पहले उसने सबसे पहले सारी सप्लाईज अपनी इन्वेंट्री में रखनी शुरू कर दी। एक एक करके सारे बड़े बड़े बक्से उसकी इन्वेंट्री में गायब हो गए। ये देखकर फेलिसिया और अलीटा दोनों दंग रह गईं। फेलिसिया हैरानी से बोली, इतना सारा सामान तुम अपनी इन्वेंट्री में कैसे रख सकते हो? वो सोचने लगी कि आखिर शुत्रा की मैजिक पावर कितनी ज्यादा होगी जो इतनी बड़ी मात्रा में सामान अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इसके बाद शुत्रा ने फेलिसिया से कहा, क्या तुम मेरे लिए सभी सैनिकों को एक जगह इकट्ठा कर सकती हो? उसकी बात सुनकर फेलिसिया इतनी चौंक गई कि उसने दोबारा पूछा, क्या? शुत्रा ने गंभीर होकर कहा, सभी सैनिकों को एक ही जगह इकट्ठा करो और जितना हो सके उन्हें सबसे डेंस फॉर्मेशन में खड़ा करो। फेलिसिया ने बिना और सवाल किए वैसा ही किया। कुछ ही देर में सारे सैनिक एक जगह इकट्ठा होकर घनी फॉर्मेशन में खड़े हो गए। उन्हें देखकर शुत्रा ने कहा, बहुत बढ़िया, आप सब में शानदार काम किया। फेलिसिया ने तुरंत पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? सभी की नजरें शुत्रा पर टिक गईं। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है? शुत्रा ने ईमानदारी से जवाब दिया, सच कहूं तो मैं भी पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहा हूं। मुझे खुद नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं। उसके बाद सुनकर फेलिसिया के मन में एक साथ जिज्ञासा भी हुई और चिंता भी। तभी शुत्रा ने ग्रीन विंड को अपने शरीर के चारों ओर प्रकट किया। वो इस नए तरीके को ग्रीन विंड के साथ मिलकर टेस्ट करना चाहता था। शुत्रा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही पल ग्रीन विंड उसके पीछे प्रकट हुई। ग्रीन विंड मुस्कुराती है जैसे वो इसी पल का पूरे समय से इंतजार कर रही हो। एमरल्ड रोशनी की घूमते हुए भंवर के नीचे ग्रीन विंड अपनी नजर झुका लेती है, फिर शांत आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराती है, जबकि उसके हाथों में पावर इकट्ठा होने लगती है। वो शुत्रा से कहती है कि वो उस पर भरोसा कर सकता है। शुत्रा अपना हाथ ऊपर उठाता है और हरी एनर्जी की लहर तेजी से ऊपर उठकर उसके नीचे इकट्ठा पूरी आर्मी को घेर लेती है। तभी आसमान में एक चमकदार सफेद बैनर प्रकट होता है जो तेज हवाओं के तूफान के बीच लहराने लगता है। शुत्रा चमकती हुई आंखों से ऊपर देखता है और ऐलान करता है, अब हम अंडर द किंग्स बैनर के नीचे आगे बढ़ेंगे। नीचे खड़े सैनिकों को समझने का मौका भी नहीं मिलता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी तेज हवा उन्हें अपने साथ उठा लेती है। डार्क एल्फ्स, लिखनथ्रोप्स और उनके सभी सहयोगी योद्धाएं जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। ग्रीन विंड की पावर उनके शरीरों को ऐसे हवा में लेकर चलती है जैसे खुद हवा ही एक सड़क बन गई हो। कुछ शौक में हाँफ उठते हैं, कुछ खुद को संभालने के लिए तैयार हो जाते हैं, यहां तक कि अनुभवी योद्धा भी आंखें फैलाकर उस हरे भंवर को देखते रह जाते हैं जिसने उन सभी को चारों तरफ से घेर लिया था। शुत्रा इस स्पेल को सफल होते देखता है और कहता है, ये बहुत अच्छी तरह काम कर गया। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ वो ग्रीन विंड से कहता है, अब हमें एक ही बार में उड़ जाना चाहिए। हवा उसकी इच्छा का जवाब खुद तेज हवा से भी ज्यादा तेजी से देती है और पूरा दस्ता एक ही विशाल सर्च के साथ पूरे इलाके को पार करते हुए बिजली की रफ्तार से आगे निकल जाता है।
उसी समय तीसरे स्ट्रांग होल्ड पर जनरल बैंडल लाशों और बर्फ के बीच घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो भारी सांसें ले रहा था और किसी तरह खुद को सीधा रखने की कोशिश करते हुए अपने हथियार को मजबूती से पकड़े हुए था। दर्द से चेहरा बिखरा हुआ था। कराहते हुए वो धीमी आवाज में गाली बड़बड़ाता है। तभी उसके सामने तूफान के बीच से एक विशाल साया आगे बढ़ता है। वो आकृति ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखती है और सिर्फ एक सीधा आदेश देती है, उसे मार दो। उधर 7वें स्ट्रांग होल्ड पर बारबेरियंस के हमले के सामने डिफेंस लाइन तेजी से टूट रही थी। बर्फ से ढके बैटलफील्ड पर भीषण बैटल चल रही थी, जबकि मॉन्स्टर्स और बीस्टमैन लगातार वहां उमड़ते चले आ रहे थे। कैलिग्युला, जो लिजर्ड मैन डिफेंस कमांडर था, अपने सैनिकों के बीच पूरी ताकत के साथ लड़ रहा था। वो दुश्मनों की भारी संख्या को कोसता है और सोचता है कि आखिर रीइंफोर्समेंट्स कब पहुंचेंगी। उसी समय आसमान को चीरती हुई एक हरी रोशनी दिखाई देती है। सभी रक्षक अविश्वास के साथ ऊपर देखते हैं। तभी एक विशाल एमरल्ड भंवर सीधे बैटलफील्ड पर आकर गिरता है। उसके टकराने की भयानक ताकत से बारबेरियंस हवा में उछल जाते हैं। बर्फ और मलबा चारों तरफ विस्फोट की तरह उड़ जाता है। कैलिग्युला शॉक में उस दृश्य को घूरता रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो आखिर देख क्या रहा है। फेलिसिया राहत की सांस लेते हुए कहती है, लगता है हम बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए हैं। डार्क एल्व्स और लायनथ्रोप्स उसके चारों तरफ उतरते हैं। उनके हथियार पहले से ही निकले हुए थे, जबकि ग्रीन विंड का मैजिक अब भी उनके आसपास गरजती हुई हवाओं की तरह घूम रहा था। श्यूट्रा आगे बढ़ता है। उसका गोल्डन गॉन्टलेट तेज रोशनी से चमक रहा था। वो सभी यूनिट्स को बैटल के लिए तैयार होने का आदेश देता है। उसकी आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठती है, सब कुछ भूल जाओ और दुश्मनों को काट कर खत्म कर दो। एलाइड फोर्सेस तुरंत हमला बोल देती हैं। डार्क एल्व्स अपनी तलवारों और भालों के साथ बिजली जैसी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं और सटीक वार करते हुए दुश्मनों को गिराने लगते हैं। लायनथ्रोप्स जंगली रफ्तार के साथ दुश्मनों की पंक्तियों को चीरते हुए बारबेरियन फॉर्मेशन को बेरहमी से तोड़ डालते हैं। श्यूट्रा भी जबरदस्त ताकत के साथ आगे बढ़ता है। उसका गोल्डन गॉन्टलेट छोटे सूरज की तरह चमक रहा था। वो जोर से चिल्लाता है और जाइगेंटिक पिस्टन इस्तेमाल करता है। अगले ही पल उसका इम्पैक्ट पूरे बैटलफील्ड में फट पड़ता है और एक ही विस्फोटक वार में बारबेरियन लाइन पूरी तरह टूटकर बिखर जाती है। ये बैटल ज्यादा देर तक नहीं चलती। एलीट डार्क एल्व्स और लायनथ्रोप्स के हमले में शामिल होते ही बारबेरियन ट्राइब्स का मोराल पूरी तरह टूट जाता है। अपने कमांडर को खोने के बाद उनके पास घबराकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इस तरह 7वां स्ट्रॉन्गहोल्ड पूरी तरह डीमन ट्राइब्स की जीत के साथ सुरक्षित हो जाता है, लेकिन आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। बाकी स्ट्रॉन्गहोल्ड्स अभी भी हमले के नीचे थे, इसलिए शुत्रा का पूरा ग्रुप तुरंत अगले बैटलफील्ड की ओर बढ़ जाता है। वे एक स्ट्रॉन्गहोल्ड से दूसरे स्ट्रॉन्गहोल्ड तक तेजी से पहुंचते हैं और दुश्मन के संभलने से पहले ही बारबेरियन फोर्सेस को लगातार काटते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। भीषण लड़ाई के बाद आखिरकार वे 6ठे और 5वें स्ट्रॉन्गहोल्ड पर भी बारबेरियंस को पीछे धकेलने में सफल हो जाते हैं। जब तक वे 5वें स्ट्रॉन्गहोल्ड को पूरी तरह सुरक्षित करते हैं, तब तक हर कोई बुरी तरह थक चुका था। कैटलिन कहती है, सिर्फ 3 दिनों में 3 स्ट्रॉन्गहोल्ड्स को सुरक्षित करना अपने आप में कमाल की बात है। वो शुत्रा की खुलकर तारीफ करती है। फेलिसिया मानती है कि ये बात सही है, लेकिन शिकायत करते हुए कहती है, ये हद से ज्यादा हो गया है, क्योंकि मुझे लगातार 3 दिनों से सोने का मौका ही नहीं मिला। शुत्रा आधे मजाक में कहता है, फिर बाकी स्ट्रॉन्गहोल्ड्स को गिरने के लिए छोड़ देना चाहिए। ये सुनते ही फेलिसिया तुरंत सफाई देती है कि उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था। शुत्रा कहता है, अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो अगला स्ट्रॉन्गहोल्ड भी बिना किसी बड़ी परेशानी के सुरक्षित कर लेंगे। लेकिन काराक उन्हें चेतावनी देता है कि चौथा और तीसरा स्ट्रांग होल्ड उन सभी जगहों से बिल्कुल अलग हैं जिनका उन्होंने अब तक सामना किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चौथा स्ट्रांग होल्ड पहले ही गिर चुका है और तीसरे स्ट्रांग होल्ड से काफी समय से कोई मैसेज भी नहीं आया है। ये खामोशी वहां मौजूद सभी लोगों के दिल पर भारी पड़ने लगती है। शूत्रा पूरी सिचुएशन का एनालाइज करता है और कहता है, डीमन किंग्स कैसल को अब तक वहां की हालत का पता चल चुका होगा, इसलिए बहुत संभावना है कि वे अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट्स तैयार कर रहे होंगे। जनरल बैंडल भी अच्छी तरह डटा हुआ होगा, इसलिए कुछ समय तक वहां स्थिति संभली रहनी चाहिए। इसके बाद शूत्रा सबसे पहले कारक से कहता है, पकड़े गए बारबेरियन से पूछताछ करो और उनसे जितनी ज्यादा जानकारी मिल सके इकट्ठा करो। कारक कुछ पल इस बात पर सोचता है, फिर सहमति में सिर हिला देता है। धीरे धीरे स्ट्रांग होल्ड पर रात उतर आती है, लेकिन शूत्रा आराम नहीं कर पाता। वो अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ था और सोच रहा था कि चाहे वो इस पूरी सिचुएशन के बारे में जितना भी सोच ले, फिर भी कुछ ना कुछ गलत जरूर लग रहा है। मौजूदा संकट बारबेरियन किंग का विद्रोह था, जो नाइट सागा के डीमन रेल्म आर्क की एक महत्वपूर्ण घटना थी।